गुड मॉर्निंग। क्लियर है? एक बार बोल दें सारे लोग, इज इट क्लियर? अच्छा, कुमार पंडित बोल रहे हैं कॉफी पी रहे हैं, तो अच्छे से पी लो, कॉफी पी लो, चाय पी लो, कुछ और दूसरा चीज मत पीना। कॉफी पीने में मेरी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसा नहीं कुछ और पीना शुरू कर दो, बढ़िया बात है। इज इट क्लियर? एक बार बोल लो सारे लोग, एक ग्रुप दिखाई है। ओके, ऑल क्लियर। एक बार पुनः सिलेबस देखो, बार बार मैं दिखा रहा हूं ताकि सिलेबस आप याद कर लो। सिलेबस में क्या है, एप्टीट्यूड वाले टॉपिक में हम लोग एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, एंड वी हैव डिस्कस सो फार इंटीग्रिटी, इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। सेकेंड वन इज impartiality, we have discussed. Non-partisanship completed. Objectivity we have already discussed. So four important foundational values we have discussed. What are those topics? Integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity. हमने पढ़ लिया है सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी और वस्तुनिष्ठता। ये चार टेक्निकल टर्म्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, ध्यान देना। इज इट क्लियर? एक बार बोल लो सारे लोग। बिल्कुल सही, गौतम बोल रहे हैं आपकी क्लास से सर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वेरी गुड। ये कॉन्फिडेंस आ जाए राहुल, गौतम, ये कॉन्फिडेंस आता जाएगा तो फिर तो बहुत बेहतर हो जाएगा। इसलिए ठीक से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अवसर मिला है आपको, अच्छा अवसर मिला है पढ़ने का। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। इस टॉपिक को, एक एक टॉपिक, एक एक शब्द को हम लोग देख रहे हैं। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एंड आफ्टर दैट विल सी empathy, tolerance and compassion towards weaker section of society. तीन शब्द हैं, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। सिलेबस याद रहे। कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू में, आईएएस के इंटरव्यू में, बच्चों का वो मैसेज क्यों नहीं याद है? बस ठीक है, मॉडल आंसर दे देंगे राजेश्वरी, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैं मैटर दे रहा हूं, ध्यान रखना। मटेरियल आपको टाइम पे मिल रहा है और अभी हम लोग कर लेंगे। कि क्वेश्चन पेपर में तो चेंज नहीं हो सकता है, ध्यान देना। क्वेश्चन पेपर का कलर ही ये है। थोड़ा मैं इसको थोड़ा बड़ा भले कर सकता हूं, ठीक है। तो हम लोग इसको देखने जा रहे हैं, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, मैंने पहले बोल रखा है कि क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके अपने पास रख लो। सिलेबस और क्वेश्चन पेपर आप जहां बैठे हो उसके बगल में वो दोनों रहना चाहिए, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर। इतना बोलने के बाद कर लेना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है आपके जीवन के लिए, बजाय कि कोई और बोले और करने के लिए दिन रात एक कर दो। ये ज्यादा जरूरी है लाइफ के लिए आपके। तो बाई चांस छोटा दिख रहा है तो अपने बगल में रखे हुए मैटर को देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। इंपैथी है, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। मैंने ये कहा, मान लो आईएएस का इंटरव्यू देने चले गए और पूछ दे, बोर्ड सामान्यतः पूछता है एक आईएएस में क्या क्या गुण होने चाहिए, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए एक आईएएस ऑफिसर में। तो बोलो एक आईएएस ऑफिसर में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, इंपार्शियलिटी होनी चाहिए, नॉन पार्टिजनशिप होना चाहिए, उसके एक्शंस एंड जजमेंट्स
मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ग्राउंड, उसमें डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस होनी चाहिए, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, उसमें गरीबों के प्रति इंपैथी, टॉलरेंस और कंपैशन होना चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी में कौन से गुण होने चाहिए? अच्छे प्रशासनिक अधिकारी में यहीं से उठा के लिख दोगे। आईएएस का एक प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, पूछा जाए कि आईएएस अच्छे लोक सेवक में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो बोलो कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये सिलेबस याद है, इसी को बोल दो, रिपीट कर दो, क्या दिक्कत है? बोलो ये नो, कर सकते हो कि नहीं? बोलो। कोई पूछे आईएएस अधिकारी में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, नॉन पार्टिजनशिप, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker section of our society. That's all. Such kind of qualities are required in an administrator. बोलो yes or no, सारे लोग बोलो। Is it clear? विक्रम यादव बोलते क्रोध कभी कभी आने पर, क्रोध आए तो उसको कंट्रोल कर लो। एक बार क्रोध पे सवाल आ चुका है, एंगर पे सवाल आ चुका है। टॉपिक नंबर 4 भी डाले हो, टॉपिक नंबर 4 इसमें अब सब क्वेश्चंस को डाल दो। अब मैं दिखाऊंगा, जब मैं टॉपिक नंबर 4 पढ़ाऊंगा विक्रम यादव, तो उस समय मैं क्रोध पे भी पढ़ा दूंगा। क्रोध पे सवाल सीधा आईएएस में पूछा गया है, क्रोध पे, एंगर पे, तो वहां पढ़ लेंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा वहां पे। अभी नहीं, उसको पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4 इमोशनल इंटेलिजेंस में। वी आर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो अगर कोई पूछे, ध्यान देना, अगर मान लो सिलेबस आपको याद है, टॉपिक नंबर 3 पूछा जाए सिविल सेवा के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक सिविल सेवक में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, बोलो उसमें सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। क्या दिक्कत है? पूछे सत्यनिष्ठा क्या है तो बता दो कि उसके मन, वचन और कर्म में संगति होनी चाहिए, उसे नियमों और कानूनों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए, भय और लोभ से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हो जाएगा उत्तर। ये कोई कठिन काम नहीं है, केवल सिलेबस तो याद हो। कई लोग एक एक 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, 2.5 लाख देकर पढ़ रहे हैं, और सो कॉल्ड आप कर सकते हो बॉन्ड इंस्टीट्यूट से। साल भर पढ़ने वाले से बोल दो कि कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, हाथ खड़ा कर देगा। सिलेबस उसको अता पता नहीं है। मैं बार बार सिलेबस दिखा रहा हूं कि धीरे धीरे याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। कितना महत्वपूर्ण है ये। और कई जगहों पर लिखोगे, एक जगह पे नहीं, कई जगहों पर, ध्यान रखना आप। तो हम लोग देखने जा रहे हैं डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। तो नोट करोगे, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, लोक सेवा के प्रति समर्पण, लोक सेवा के प्रति समर्पण। ये टॉपिक का नाम है डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। तो इसको देखने के लिए डेडिकेशन टुवर्ड्स लोक सेवा के प्रति समर्पण, लोक सेवा मतलब सार्वजनिक सेवा, लोक सेवा का मतलब जनता की सेवा, पब्लिक सर्विस, पब्लिक की सेवा हो। ध्यान देना। तो ध्यान देना कि 1947 से पहले, 47 में हम लोगों को आजादी मिली, 47 से पहले देश की स्थिति क्या थी और इंडियन जो ब्यूरोक्रेसी थी उसकी स्थिति क्या थी, थोड़ा सा उसको ध्यान रखो। 47 से पहले देखोगे तो जो भारत में जो सिविल सर्विसेज थी उसका लक्ष्य क्या था, उसका मेन काम क्या था? 47 से पहले, बिफोर 1947, उसका काम था हुक्म चलाना। हुक्म,
हुक्म चलाना, टू गिव ऑर्डर। वो लोग हुक्म चलाते थे, बोल दिया, ऑर्डर दे दिया, काम करवाओ। उनकी मेन स्थिति हुक्म चलाया जाए, हुक्म चलाना। उनका दूसरा काम था कानून और व्यवस्था की बहाली, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। ये उनका प्राइमरी दायित्व था लोक सेवकों का, जो पब्लिक सर्वेंट थे। कानून और व्यवस्था बहाल हो जाए, कोई कानून का उल्लंघन करे दंडित करो। तो लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करना, यही उस समय के प्रशासन का मुख्य उद्देश्य था। कोई कानून का उल्लंघन न करे। 47 के पहले लोगों में बहुत डर रहता था कि अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया कठिनाई हो जाएगी। उस समय स्थिति क्या थी? मान लो नहर में पानी जा रहा है, ये अंग्रेजों के काल 1947 की बात बता रहे हैं। पहले किसी ने नहर काट दिया और अपने खेत में पानी ला दिया, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई। तो लोग डरते थे कि अगर नियम और कानून का उल्लंघन करेंगे फंस जाएंगे। अंग्रेज ही मेन थे, भारतीय भी थे, परंतु वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही काम कर रहे थे, महारानी के अंडर में थे। 1858 में वो सारी चीजें चेंज हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से चेंज होकर चला गया था 57 की क्रांति के बाद। तो 47 से पहले भारतीय जो प्रशासन था उसका उद्देश्य था हुक्म चलाना, कानून और व्यवस्था की को पालन कराना, यथा स्थिति बहाल रखना, स्टेटस क्यू। मतलब जो कंडीशन है एज इट इज चलता रहे, बहुत चेंज करने की स्थिति नहीं थी। जैसा चल रहा है चलने दो, यथा स्थिति स्टेटस क्यू को मेंटेन रखा जाए, जैसा कंडीशन उसको कंटिन्यू रखा जाए, ये स्थिति थी। ध्यान देना, ये स्थिति थी। अपने बॉस को खुश रखना, बॉस को, जो इमीडिएट बॉस है, जो आपका सीनियर है, उसको खुश रखने वाली प्रवृत्ति थी। तो भारत में भारतीय जो प्रशासन था वो अपने बॉस को खुश रखने का प्रयास करता था, और ज्यादातर मामलों में बॉस अंग्रेज थे, और ऐसा काम करो ताकि वो खुश रहें। ये प्रवृत्ति आज भी बनी हुई है, ध्यान रखना, अपने बॉस को खुश रखने वाली प्रवृत्ति। ठीक है, बॉस को खुश रखने वाली प्रवृत्ति। उस समय जो था उत्तरदायित्व जो था, ये इनका जो उत्तरदायित्व था, ये जनता के प्रति नहीं था। दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक। जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी थे। जो राजा था ब्रिटेन का या रानी, उनके प्रति उत्तरदायित्व था। कुल मिलाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति थी, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। पता चलता है कि अकाल पड़ जाए लगान वसूल करना। एक मूवी बन गई लगान, आपने देखा होगा लगान। अकाल पड़ा हुआ है, ऑफिसर्स आ गए, लगान तो वसूल करेंगे। तो उनको जनता के प्रति कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। कर को वसूल करो, टैक्स को वसूल करो और भेजो वहां तक, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति थी, जनता के प्रति नहीं थी। ये उस समय की स्थिति थी, बिफोर 1947। दिस वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। मुख्य उद्देश्य हुक्म चलाना, कानून और व्यवस्था की को पालन करना, यथा स्थिति बहाल रखना, जनता के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। अकाल पड़ गया तो पड़ गया, लगान वसूल करना है। आपने देखा होगा लगान मूवी, आमिर खान वाली, मैच हो रहा है, वो बड़ी अच्छी मूवी थी, लोकप्रिय मूवी थी, हिट मूवी थी। तो लगान उस समय भी लिया जा रहा है जब आम जनता परेशान है, अकाल पड़ गया है। अभी की जो सरकार है, अगर कहीं पे अकाल पड़ जाए, सरकार कहेगी माफ उधर में, जो किसानों को ऋण दिया गया माफ, जो उनको लोन लिया किसानों ने, जो बैंकों से लोन लिया माफ, सब माफ कर देती है सरकार। अलग से पैकेज आ जाएगा किसानों के हेल्प के लिए, लो भाई हेल्प करो। अब की सरकार वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी सरकार है। पहले 1947 से पहले अलग टाइप की स्थिति थी। ध्यान देना, जनता की समस्याओं से ज्यादा मतलब नहीं था। जनता की समस्या है, वो झेल रही है तो झेल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। समस्याओं से ज्यादा मतलब नहीं था। हैजा हो गया, मर रहे तो मरने दो, कोई दिक्कत नहीं, जितना मरना है मर जाए। अब सरकार कुछ भी होता है तुरंत एक्टिव हो जाती है,
प्रयास करती है जनता की रक्षा करने का। कोरोना हुआ, सरकार लगी हुई थी कोई वैक्सीन बन जाए, अथक प्रयास, 2 वैक्सीन हम लोगों ने बना दिया, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वर्ल्ड क्लास वैक्सीन बना दिया। बहुत धुरंधर विकसित देश परेशान थे और हम लोगों ने वैक्सीन बना दिया, और वैक्सीन बनाई नहीं, मुफ्त में बांट भी दिया बहुतों को। ये भारत का बदलता हुआ स्वरूप है। नहीं तो हम भी मंगाते, बाहर से उधार लेते, थोड़ा पैसा पेमेंट करते। So they were not responsible for public, they were responsible or accountable regarding British Crown. Is it clear? तो ये जो टेम्परामेंट है ये आज भी बना हुआ है हुकुम चलाने वाले, ये इसको कहते हैं कॉलोनियल मेंटेलिटी। इसको बोलते हैं कॉलोनियल मेंटेलिटी, सामंतवादी मानसिकता। आईएएस में सवाल बन चुका है, व्हाट डू मीन बाय कॉलोनियल मेंटेलिटी। बहुतों को ऊपर से निकल गया। जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था तो उस समय क्या स्थिति थी प्रशासन की? जनता के प्रति उपेक्षा का भाव, अवॉइड करो जनता के प्रॉब्लम्स को, नॉट रेस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक, बॉस को खुश रखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, टैक्स खूब वसूल टाइम से वसूल कर लिया जाए। आज भी ये टेम्परामेंट है, आज भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, भारतीय प्रशासन में ये कुछ ना कुछ इसका अंश दिखता है। कई बार अधिकारी हुकुम चलाना, ऑर्डर देने में आनंद लेता है। जैसा चल रहा है चलने दो, ज्यादा परिवर्तन मत करो। चाहता है कि जैसा चल रहा है चलने दो। अपने बॉस को खुश करने की प्रवृत्ति अभी भी है भारतीय प्रशासन में। पीछे यूपी में किसी नेताजी की भैंस चोरी हो गई। किसी के घर के बच्चे का अपहरण हो जाए तो पुलिस उतनी एक्टिव नहीं रहेगी। अब नेताजी की भैंस जो है वो किसी ने चोरी कर लिया, तो आया कि पुलिस वाले दिन रात एक लगे हुए थे कि नेताजी उनका बॉस नाराज नहीं होना चाहिए। मतलब सीनियर ऑफिसर्स भी भागते हुए नजर आ रहे थे कि कहां गई भैंस, उनको पकड़ के लाओ नहीं तो बॉस नाराज हो जाएगा। इतनी चिंता थी कि लास्ट होते होते उन लोगों ने भैंस चुराने वाले को खोज निकाला कि ये इसने भैंस चुराया है। किसी के घर के बच्चे का अपहरण हो जाए तो उस समय पुलिस उतनी एक्टिव नहीं दिखाई देती है जितना उस भैंस की चोरी करने में एक्टिव थी। लिखना नहीं है कि भैंस चोरी हुई, फलाने जी की भैंस चोरी हुई, नाम नहीं लेना है। भाव समझो कि जन समस्याओं के प्रति, पब्लिक जो प्रॉब्लम्स है उनके प्रति थोड़ी न्यूट्रलिटी। ठीक है, प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़ रहे टॉपिक है लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव। 1947 से पहले पब्लिक सर्विस के प्रति डेडिकेशन नहीं था, यह कंडीशन था। और अभी भी कई जगहों पे अधिकारियों में यही टेम्परामेंट है। भारतीय प्रशासन में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में अभी भी कुछ कॉलोनियल मेंटेलिटी है। दिस इज नोन एज कॉलोनियल मेंटेलिटी। सवाल आ चुका है, कई लोग गलत दिशा में डिस्कस कर देते हैं। कॉलोनियल मेंटेलिटी क्या है? अपने को स्वामी मानना। आज भी पब्लिक जाती है, अगर मान लो एसपी साहब के पास गई, सरकार हाथ जोड़कर, मालिक, सरकार। पुलिस थाने में चली जाएगी तो मालिक और सरकार शब्द बोलती है। मालिक देखिए ये प्रॉब्लम आ गया, सरकार आप ही हैं। और सामने वाला अपने को स्वामी मानता है कि मैं ही ओनर हूं, आई एम द रेगुलेटर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। वो प्रवृत्ति अभी भी गई नहीं है। हुक्म चलाना, अपने को स्वामी मानना कि मैं ही इनका भाग्य विधाता हूं। दे आर बेसिकली पब्लिक सर्वेंट, दे आर नॉट ओनर। वो हमारे स्वामी नहीं है। दे आर नॉट रेगुलेटर, दे आर सर्विस प्रोवाइडर। मस्ट बी अवेयर, पब्लिक सर्वेंट हैं। उन्हें लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस होना चाहिए। पक्ष को बारीकी से समझना। अच्छा, अमरीश कुमार बोले जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमरीश कुमार, इस टाइप से बाद में लिख देना। बिहार में इसी टाइप का निबंध पूछता है,
जिसकी लाठी उसकी भैंस। लिखो निबंध। बिहार में इस टाइप के निबंध आए हैं अब की बार में। मेरा कमेंट गायब हो गया रुपेश कुमार, तो इतनी रफ्तार से बोलता है रुपेश ना, गायब हो जाता है रुपेश कुमार। तो दिल पे मत लेना अगर गायब हो जाए तो। अच्छे अच्छे लोगों के कमेंट भी गायब हो जाते हैं। इथिक्स से प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आता है, ध्यान रखना। सिलेबस को जीरोक्स कराओ। ये सब सवाल मत पूछा करो हमसे, जटिल टाइप का सवाल। कठिन सवाल पूछ लेता है कि सर इथिक्स पीटी में आता है क्या, तो इसने कभी जिंदगी में पीटी का सिलेबस नहीं देखा होगा, इसलिए इतना कठिन सवाल पूछ रहा है मुझसे। इथिक्स केवल मेंस में है, पीटी में नहीं है। पीटी में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो अलग मैं एक दिन क्लास लेने जा रहा हूं। पीटी मेंस की तैयारी कैसे करो, एक मैं क्लास लूंगा सबके लिए। उस दिन अपनी रणनीति बना लेना आगे फ्यूचर की। मैं बहुत सारे पीपीटीज को तैयार कर रहा हूं, साक्ष्य को, प्रूफ्स को, फैक्ट्स को। उसके बेस पे आई विल डिस्कस दोस थिंग्स। आलोक सर मेरा भी कमेंट पढ़ लीजिए। मैंने तुम्हारा कमेंट पढ़ दिया। आलोक ने कमेंट किया था, मेरा भी कमेंट पढ़ लीजिए। लो मैंने पढ़ दिया तुम्हारा कमेंट। अब क्या चाहिए? मेरा भी कमेंट पढ़ लीजिए। यही कमेंट है इसका कि मेरा भी कमेंट पढ़ लीजिए। मैंने वही पढ़ दिया, अब खुश हो जाओ। संदर्भ को देखना। हम लोग टॉपिक में कौन से हैं? डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। तो हमने थोड़ी तुलना की कि 47 से पहले, आजादी से पहले लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव नहीं था भारतीय प्रशासन में। प्रशासनिक अधिकारी समर्पित थे ब्रिटिश क्राउन के प्रति, जनता के प्रति समर्पित नहीं थे। ब्रिटिश क्राउन खुश रहे, लगान वसूलो, भेज दो वहां पे, हुकुम चलाओ, कानून और व्यवस्था को मेंटेन रखो, जैसा चल रहा है चलने दो, यथा स्थिति। बॉस खुश रहना चाहिए। आज भी बॉस, ये प्रवृत्ति आज भी प्रशासनिक अधिकारियों में, अपने आप को सरकार मान लेते हैं। हुकुम चलाने में, बहुत ऑर्डर देने में बड़ा मजा आता है उनको। कई बार पब्लिक परेशान हो तो हो, कोई मतलब नहीं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। डेंगू फैल जाए तो फैल जाए, पानी की सफाई नहीं होगी। अभी भी कई जगहों पे अधिकारियों में इसी टाइप की मेंटेलिटी, कॉलोनियल मेंटेलिटी है। आईएएस में सवाल आ चुका है, कई लोग समझ ही नहीं पाए व्हाट डू मीन बाय कॉलोनियल मेंटेलिटी। यही कॉलोनियल मेंटेलिटी, अपने को हेड स्वामी मानना, हुकुम चलाना, जस्ट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मियरली मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, स्टेटस क्यू। रेस्पॉन्सिबिलिटी बॉस के प्रति है, पब्लिक के प्रति नहीं है। 47 के बाद, 47 के बाद बदला। क्लियर? 47 के बाद 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लोकतंत्र आया, वेलफेयर स्टेट का नोशन है। वेलफेयर स्टेट, जन कल्याणकारी शासन, जन कल्याणकारी शासन। अब देखना, फिर है लोक सेवा के प्रति समर्पण, यही सिलेबस में है। तो सवाल है कि लोक सेवा के प्रति समर्पण क्यों रखे? इसलिए रखे, इसलिए रखना चाहिए कि जो जितने ये सिविल सर्वेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनके वेतन और भत्ते, इनका जो पेमेंट दिया जाता है और जिनको डिफरेंट काइंड्स की फैसिलिटीज मिलती है, वेतन और भत्ते पे जो खर्च होता है, जो एक्सपेंडिचर है, और भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस फंड से, कॉन्सोलिडेटेड फंड से जितने अधिकारी हैं, इनको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। सारे लोग बोलना, अधिकारियों को वेतन और भत्ते किस फंड से दिया जाता है? पहले बोलो आप, सारे लोग बोलो, किस फंड से देते हैं? विक्रम यादव, 47 के पहले मैंने बता दिया, अब 47 के बाद बता रहे हैं। 47 के पहले एक संक्षिप्त सी रूपरेखा मैंने खींच दी। अब देखो कौन सी निधि से देते हैं, बोलो। संचित निधि से देते हैं। सारे लोग बोलो, कौन सी निधि से देते हैं? इट इज कॉल्ड कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। संचित निधि, बिल्कुल सही।
राहुल गौतम पूछ रहे हैं कि सर इथिक्स के क्वेश्चन में किसी आंसर में कोई मूवी का कोटेशन भी लिख सकते हैं। कितना कठिन टाइप का सवाल पूछ रहा है। अपनी बात नहीं लिख सकते हो, बड़े बड़े अच्छे राइटर्स की बात नहीं लिख सकते हो, वो मूवी का कोटेशन लिखोगे कि फलाने मूवी में अमिताभ बच्चन ने ये बोला है, और हो सकता है सामने वाला भड़क जाए अमिताभ बच्चन का नाम सुन के। हो सकता है कोई प्रोफेसर साहब चेक करें और भड़क जाए, क्योंकि अमिताभ बच्चन नाना प्रकार के गुटखे का भी प्रचार करते हैं। अब कोट कर दो उन्हीं को ही। ठीक है, महान अभिनेता हैं, बट प्रचार किस चीज का कर रहे हैं समाज में? वो आराम से शौक से गुटखा खाते हुए दिखते हैं, तो जो उनको मानेगा कि ब्रांड है, वो भी कहेगा मैं भी इन्हीं के स्टाइल में गुटखा खाऊंगा। तो हो सकता है टीचर भड़क जाए। बोलो, आप अच्छे लोगों को कोट करो ना। अपने सिलेबस में नैतिक विचारक पढ़ना है, दार्शनिक पढ़ना है, सुधारक पढ़ना है, प्रशासक पढ़ना है, उनको छोड़ के ये मूवी से कोट करेगा। दिन भर मूवी देखा होगा कल, ये इसको मूवी का 2-4 लाइन याद कर लिया होगा। अब सोच रहा है कि मूवी का वो लाइन कहां मैं लिखूं। तो सवाल मुझसे पूछ रहा है कि सर क्या आंसर लिखते वक्त मूवी का किसी सिनेमा की पंक्तियां हम लिख सकते हैं? तो इसको सिनेमा की पंक्तियां याद आ रही हैं। ये कल बैठ के पढ़ा नहीं होगा, सिनेमा देखा होगा। और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको सिनेमा को वो लाइन दिमाग में घूम रहा है ना, कि बड़ा अच्छा लाइन इस हीरो ने बोल रखा। मैं लिखूंगा तो टीचर जो है ना चेक कर खुश हो जाएगा कि सिनेमा की बात भी ये याद रखता है। कितना जेन्युइन लड़का है ये, जबरदस्त पढ़ाई करता है। सिनेमा का स्टेटमेंट भी याद कर लेता है। मुझे तो सिनेमा देखने के बाद 2 लाइन भी ठीक से याद नहीं रहता, निकले जहां तक देखे देखे गायब हो जाता है। इसको सिनेमा की पंक्तियां याद हैं। और कितना कठिन सवाल पूछ रहा है, सर क्या इथिक्स का प्रश्न लिखते वक्त मैं सिनेमा के पंक्तियों को लिख सकता हूं? कितना कठिन प्रश्न है इसका जवाब देना। अपने सिलेबस को तो देख लो, इतने अच्छे अच्छे चीजों को पढ़ना है, वहीं से लिख दो। सिनेमा का लाइन लिखना है इनको। अच्छा, पूछने में सोचता भी नहीं है, मन में आया पूछ ही लिया। तो हमेशा ये आदत बदल जाना कि मन में आया पूछ लो। तो मन में कई बार कई चीजें आती हैं। मन में आया कुछ और पूछ ही लोगे, हो सकता है रिएक्शन हो जाए साइड से, सामने वाले से। तो मन में आते ही पूछो मत। मन में आए तो पहले विचार करो कि ये पूछना जायज है कि नहीं है, समय ठीक है कि नहीं है। नहीं तो ये आदत खतरनाक आदत है। मन में विचार, कई लोगों को देखते ही विचार आ जाता है और तुरंत पूछ लोगे बिना विचार किए, कठिनाई पैदा कर लोगे। तो थोड़ा होशियार रहना। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अधिकारियों का जो वेतन और भत्ते हैं वो संचित निधि से दिया जाता है, वो खर्च। और संचित निधि में जनता से लिए गए टैक्स को भी दिया जाता है। जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं जनता से, जो पब्लिक से हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसको कहां डाला जाता है? इस फंड में। और इस फंड से वेतन दिया जाता है किसको? अधिकारियों को। तो अधिकारी जो हैं ये पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के सेवक हैं। दे आर पब्लिक सर्वेंट। हम इसको पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, हम उनको लोक सेवक बोलते हैं। क्यों सर्वेंट हैं? आप घर में किसी स्टाफ को रखते हो और आप उसको पेमेंट दे रहे हो, उसको सुविधा दे रहे हो, रहने के, खाने के, पीने के, आवास भी दिए हो, उसको वेतन भी दे रहे हो, तो क्या अपेक्षा करोगे उस आदमी से कि आपकी कठिनाइयों को कम करे? ये सुनो। तो अधिकारियों को जो वेतन, भत्ते, उनको आवास मिला हुआ है, कई सारे नौकर चाकर सब मिले हुए हैं, वो पैसा कहां से खर्च हो रहा है उनके ऊपर? इससे खर्च हो रहा है। इसमें किसका पैसा जमा है? तो अधिकारियों पे होने वाले खर्च का वहन कौन कर रहा है? एक तरीके से इनडायरेक्टली जनता कर रही है। जनता के पैसे से उनको वेतन है इनडायरेक्टली। तो वे जनता के सेवक हैं। दे आर पब्लिक सर्वेंट। हैं तो सर्वेंट, बट हो गए हैं ओनर, स्वामी की भूमिका में आ गए हैं। अपने को कहते हैं मालिक, मैं ही सरकार हूं, मैं ही मालिक हूं, मैं ही ऑर्डर दूंगा तुम्हें। वास्तव में वह जनता के सेवक हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, भले गर्व से कहते हैं, मैं जनता का प्रधान सेवक हूं, सबसे बड़ा सेवक हूं। पब्लिक सर्वेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
आप देने भी जा रहे हो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा में जा रहे हो। आईएएस बन के क्या काम करोगे? लोक सेवा का काम करोगे, जनता की सेवा का काम करोगे, पब्लिक सर्विस करोगे, जनता की समस्याओं को दूर करोगे, ये सुनो, उनकी कठिनाइयों को कम करोगे। बोलो, आप लोक सेवक बनने जा रहे हो, पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हो। और क्यों हम उनको पब्लिक सर्वेंट करते? देखो यहां से सारा पैसा खर्च किसके पॉकेट से हो रहा है? जनता के पैसे का खर्च हो रहा है, वेतन और भत्ते पे। इसलिए हम उनको, जब उनके वेतन और भत्ते पे खर्च जनता कर रही है, तो जनता के प्रति, जनता की सेवा के प्रति उनके मन में समर्पण भाव होना चाहिए। डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस उनमें होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इतनी फैसिलिटी मिल रही है, वहन कौन कर रहा है? उसका बर्डन कौन झेल रहा है? पब्लिक। सो पब्लिक को थोड़ा सा उनके लिए काम करो, डू समथिंग गुड फॉर देम, पब्लिक वेलफेयर में काम करो। सरकार ने जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाए हैं पब्लिक के लिए, इंप्लीमेंट दोज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इफेक्टिवली, इफिशिएंटली। जनता के कल्याण के लिए जो नीति है, कार्यक्रम है, उसका त्वरित, प्रभावी एवं कुशल क्रियान्वयन करना चाहिए। इट शोज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में रोमन में लिख, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख दो। कहीं कहीं पे आप इंग्लिश के वर्ड्स को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख सकते हो, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे अंग्रेजी के शब्द जिसके हिंदी ट्रांसलेशन को लेकर प्रॉब्लम है, जैसे मीडिया, मीडिया को सीधे मीडिया लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रिंट मीडिया लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लिखते हैं, देवनागरी लिपि में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो दोनों शब्द इंग्लिश का, मगर हम देवनागरी स्क्रिप्ट में सीधे सीधे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब जगहों पे नहीं, फ्यू प्लेसेस वेयर रिक्वायर्ड कर सकते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये कर सकते हो। पहला हो गया, बोलो इज इट क्लियर? लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। अगर लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव होगा, समर्पण होगा, तभी जो सरकार की नीति और योजनाएं हैं वह ठीक से क्रियान्वित होंगी। इफेक्टिवली वी विल बी एबल टू इंप्लीमेंट दोज पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। ठीक है ना? क्यों होना चाहिए हम लोगों ने देख लिया। एक पब्लिक सर्वेंट को जब वो डिसीजन ले या एक्शन, कोई अगर परफॉर्म करे एक्टिविटी या डिसीजन ले, एक्शंस एंड डिसीजंस, सो इन प्रोसेस ऑफ दैट उसको पब्लिक सर्विस को वरीयता देनी चाहिए। इन प्लेस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ही शुड प्रमोट पब्लिक इंटरेस्ट। एक लोक सेवक को सार्वजनिक हित में निर्णय लेना चाहिए, सार्वजनिक हित को वरीयता देनी चाहिए। व्यक्तिगत हित पर और सार्वजनिक हित में संघर्ष हो, सार्वजनिक हित के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि समष्टि के हित में ही व्यष्टि का भी हित समाहित है। ऑल में आप भी समाहित हो। अगर आप सबके लिए काम करो तो सबके लिए में आप भी तो हो। समष्टि के सुख में व्यष्टि का सुख है। यू आर द पार्ट ऑफ ऑल, ऑल में आप भी आ जाते हो। तो अगर आप सबके लिए काम कर रहे हो तो उसमें आपका भी हित, आपका भी इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। ध्यान रखना आप। इज इट क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? और जैसे मैंने बता दिया, आपके पास प्रिंटेड नोट्स है, आज ही उसको कंप्लीट करना। डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। क्यों डेडिकेशन होना चाहिए? भाई जनता के पैसे का खर्च आपके ऊपर हो रहा है,
अधिकारी के ऊपर, अधिकारी को जनता के प्रति समर्पित रहे। और समर्पित कब रहेगा? जो वो निष्पक्ष होकर काम करे, उनके तो संवेदनशीलता हो, वो विनम्र हो, दूसरे के दुख दर्द को समझे। तो आगे के 3 टॉपिक इसी से रिलेटेड है। 3 टॉपिक कौन कौन से, ये देखो। समर्पण का मतलब है कि उसे दूसरे के दुख दर्द को समझना चाहिए, उसके अंदर सहिष्णुता होनी चाहिए, टॉलरेंस, उसके अंदर कंपैशन होना चाहिए टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कमजोर वर्गों के प्रति। ये चीजें होंगी तो फिर उसका डेडिकेशन बढ़ेगा। अगर अधिकारी दूसरों के दुख दर्द को समझता हो तो पब्लिक सर्विस के प्रति डेडिकेशन बढ़ेगा। अगर अधिकारी के अंदर सहिष्णुता हो और करुणा का भाव हो तो लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव बढ़ेगा। तो पूछा जाए इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंपैथी लानी पड़ेगी, टॉलरेंस लाना पड़ेगा, कंपैशन को लाना पड़ेगा। तो फिर डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इंक्रीज होगा, बढ़ेगा और इफेक्टिव होगा। इज इट क्लियर? बोलो। हेवी लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज की बात सुनो, ध्यान रखना। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, दीज आर टेक्निकल टर्म्स। समल डेडिकेशन टू वाच पब्लिक सर्विस, सत्यनिष्ठा, हमने मीनिंग समझाया, भेदभाव रहितता, ये शब्द आपके बोलचाल के अंग बन जाने चाहिए। अब हमारी बोलचाल में सामान्यतः सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहितता ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। मगर अगर आप इथिक्स लिख रहे हो तो आप उस टर्मिनोलॉजी का यूज करो जो वहां रिक्वायर्ड है। आप सतही और तत्सदेशज शब्दों को मत इस्तेमाल करो। जो स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, भले ही परिष्कृत शब्द हैं, इन शब्दों को अपनी भाषा में लाओ। और सत्यनिष्ठा मैंने समझा दिया है, गैर तरफदारी मैंने यूज किया है। उन चीजों को पढ़ते जाओ और अपनी भाषा में लाओ। मैंने कहा ना, एक प्रशासनिक अधिकारी में कौन से लक्षण होने चाहिए? बोलो कि ये लक्षण होने चाहिए उसके भीतर। हो गया उत्तर। सवाल पूछा है, ये देखो सवाल। देखो मैं दिखा रहा हूं आईएएस का सवाल, 21 का सवाल दिखाता हूं। 21 21 का सवाल आईएएस का, ज्यादा दिन दूर का नहीं है। आईएएस का सवाल, उन 5 नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए जिसके आधार पर लोक सेवक के कार्य निष्पादन का आकलन किया जा सकता है। आइडेंटिफाई 5 इथिकल ट्रेट्स ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिविल सर्वेंट। परफॉर्मेंस ऑफ ए सिविल सर्वेंट, 5 नैतिक लक्षण। आइए से पूछा 5 नैतिक लक्षण बताओ। नैतिक लक्षण यहां ऊपर दे रहा है ना, सिलेबस याद है तो लिख दोगे। नैतिक लक्षण 5, ये देखो 5। कौन से 5 लक्षण हैं? उसके अंदर यहां से देख लो, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, नैतिक लक्षण है। उसके अंदर ये भी सब लिख सकते हो। उसके अंदर इंपैथी होनी चाहिए, नैतिक लक्षण है। टॉलरेंस होना चाहिए, नैतिक लक्षण है। कंपैशन होना चाहिए, आप बोल दो इम्पार्शियलिटी भी होना चाहिए, ये भी एक नैतिक लक्षण है। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर ए सिविल सर्वेंट, तभी तो अच्छा से काम करेगा। आईएएस में पूछा 5 नैतिक लक्षण। जिस अधिकारी में सत्यनिष्ठा हो, निष्पक्षता हो, दूसरों के दुख दर्द को समझता हो, सहिष्णुता हो और करुणा का भाव हो, वो निस्संदेह अच्छा काम करेगा, बेहतरीन काम करेगा। गलत तो करेगा ही नहीं कभी, आम जनता की भलाई के लिए दिन रात लगा रहेगा। इफ एन एडमिनिस्ट्रेटर हैज दिस 5 काइंड्स ऑफ इथिकल क्वालिटीज, बेहतरीन। कहां भटकोगे? सिलेबस याद है, उठा के लिख दिया आपने।
कौन सा टफ टास्क है? 21 का सवाल है, देखो 21 का सवाल। मैं बहुत पुराना थोड़ी दिखा रहा हूं। नैतिक लक्षण पहचान कीजिए जिसके आधार पर लोक सेवक के कार्य निष्पादन कितना बढ़िया परफॉर्म करेगा। अगर ये चीजें हैं ना तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और दिन रात जनता की सेवा में लगा रहेगा। अगर ये उसके अंदर नैतिक लक्षण है तो कौन सा टफ सवाल है? नीचे में आधा 10 पूछ रहा है, 10 लिख दो। 20 पूछेगा, 20 लिख देंगे हम। अभी यहां पे सहानुभूति और करुणा अभी बचा हुआ है, ये देखेंगे अभी। हमने डिस्कस नहीं किया अभी, ठीक है। दो 2020 में पूछा, यूपीपीसीएस में 12 नंबर में पूछा, 20 मार्क्स 12 मार्क्स का इन यूपीपीसीएस। लोक सेवकों के लिए आवश्यक बुनियादी मूल्यों तो सब उठा के लिख लो। सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, गैर तरफदारी होनी चाहिए। लोक सेवकों के लिए आवश्यक बुनियादी मूल्य, नेसेसरी फाउंडेशनल वैल्यूज, सो दीज आर नेसेसरी फाउंडेशनल वैल्यूज। समानुभूति हो, करुणा हो, सहिष्णुता हो, लिखते जाएंगे। 10 लिखेंगे कम से कम। 12 नंबर का है तो 12 लिख देंगे, 10 नंबर तो मिल जाएगा। हम 4 ही 5 क्यों लिखेंगे? दीज आर नेसेसरी फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। सिलेबस याद है तो आराम से लिख दो ना, कौन सा टफ है? मास लेवल पे तो लोगों को सिलेबस याद नहीं है। आपके टच में कोई दिल्ली पढ़ रहा हो ना 2.5 लाख वाले में, केवल पूछ लो कि भाई 10 आवश्यक बुनियादी मूल्य बता दो सिविल लोक सेवा के लिए, कहेगा कि पढ़ना पड़ेगा, 1.5 साल से दिल्ली में है, हवा नहीं लग रहा है सवाल, किस दिशा में लिखना है। अरे ये क्या है? इस सवाल में कुछ थोड़ा सा खुले दिमाग का आदमी हो, ओपन माइंडेडनेस इज रिक्वायर्ड। आराम से लिख दोगे, कठिन है क्या? लिख सकते हो कि नहीं? पहले बोलो सारे लोग, लिख सकते हो? सारे लोग बोलो, लिख सकते हो कि नहीं? ये सवाल लिख सकते हो? मैंने कहा एक पूछ रहा है, शब्द लिखने पे थोड़ी होगा। आप ये बताओ, इतना तो दिमाग काम करना चाहिए, विवेक, कि जब ये लिखते हो कि सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य, तो बोलो सत्यनिष्ठा एक बुनियादी मूल्य। सत्यनिष्ठा के बारे में 2 लाइन लिखो, पढ़ चुके हो ना, कि केवल शब्द ही लिखोगे कि सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, हो गया। सत्यनिष्ठा एक टेक्निकल टर्म है, एक्सप्लेन कर दो ना 2 लाइन में, 3 लाइन में। बोला केवल शब्द लिखने से काम थोड़ी होगा, तो लिखना तो पड़ेगा ना। कि मैं कोई ऐसा रसायन बना दूं घोल, एक ही बार घूटी पिला दूंगा सब याद हो जाए, पढ़ना पड़ेगा ना रूम पे। आप समझो बातों को, क्या करना है डिमांड, और उसमें वैल्यू एडिशन करो प्रिंटेड नोट से। सवाल पूछ रहा है कि यहां पर कि लोक सेवा के लिए आवश्यक मूल्यों को बताइए। मैं सवाल दिखा रहा हूं, पीसीएस का सवाल है। कब का सवाल है? 2020 का सवाल है। आवश्यक बुनियादी मूल्य, तो सत्यनिष्ठा लिखो, 2 लाइन में समझा दो। निष्पक्षता लिखो, 2-3 लाइन समझाओ, तो फिर 10 नंबर होगा ना। और उन शब्दों को मैं समझा रहा हूं ना। अब हम लास्ट के 3 शब्दों को देखने जा रहे हैं। कौन से 3 शब्द हैं? 3 शब्द बचे हुए हैं। एक शब्द बचा हुआ है समानुभूति, सहिष्णुता। थर्ड वन इज करुणा। तो नोट करोगे, कमजोर वर्गों के प्रति, नया हेडिंग, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। टॉलरेंस, empathy, tolerance and compassion towards the weaker sections.
नोट करोगे आप। देखो, जब तक मेरा पेपर कंप्लीट हो, इस 250 नंबर में अगर ठीक से रूम पे पढ़ रहे हो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, इस पेपर को तो मैं कर सकता हूं। 250 नंबर का पेपर मेरे ग्रिप में है, और मेरे पढ़ाते पढ़ाते अगर ये आपके भीतर ऐसा भाव जागृत हो जाए तो यही मेरी उपलब्धि रहेगी। और एक तो शुरुआत तो हो जाए कि हाँ, आईएएस का प्रश्न बार बार देखते देखते जो मस्तिष्क में बैठा रहता है कि आईएएस बहुत बड़ा एग्जाम है, ये फालतू का पहले तो हटा दो। अगर बहुत बड़ा एग्जाम होता तो 21-22 साल वाले बच्चे नहीं होते कभी भी, सब 30-35 साल वाले होते। अगर बहुत कड़ा एग्जाम होता तो, बहुत कड़ा होता तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बिल्कुल नहीं होता। 21-22 साल में निकाल लेते हैं लोग, आईएएस बन जाते हैं। ठीक से पढ़ो तो पहले, पढ़ते नहीं है सब ठीक से ना, हवाबाजी ज्यादा करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? अभी हम 3 शब्दों को देखने जा रहे हैं। आप ध्यान रखना, अनिल बोल रहे इथिक्स में सबसे नंबर लाना है। आप ध्यान रखना, जितने लोग आईएएस बने हैं, आईएएस, आप इसको थोड़ा परखो। जितने लोग आईएएस बने हैं, आप देखोगे आईएएस किसके कारण बने हैं, तो उनको इथिक्स में नंबर अच्छा आया है, उनको एसे में नंबर अच्छा आया है, उनको ऑप्शनल में अच्छा नंबर आया है, इसके कारण वो आईएएस बने हैं। दिस 3 पेपर्स आर प्लेइंग पिवोटल रोल इन यूपीएससी, इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप किसी व्यक्ति को जो टॉप 100 में आया हो फाइनली सिलेक्शन, ऐसा नहीं कि जीएस के फर्स्ट पेपर में उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है इसके चलते आईएएस बने हो, बिल्कुल नहीं। अपवाद टाइप में कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं। जितने लोग आईएएस बने हैं देखोगे उन्होंने एसे में बहुत अच्छा नंबर पाया है, इथिक्स में अच्छा नंबर है, ऑप्शनल पेपर में, फाइनली इंटरव्यू में। और फर्स्ट 3 पेपर जो है जीएस का, पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, बट इन 3 पेपरों में बहुत अंतर नहीं है। किसी को 100 नंबर है तो किसी को 99, किसी को 105 है, किसी को 93 है। 10 to 15 मार्क्स के लॉट में सब फंसे हुए हैं, जो बाहर है और जो इन है, दोनों। आप स्पेशल इंफेसिस दो एथिक्स और ऐसे पेपर पे, ये मेजर रोल प्ले कर रहा है फाइनल सिलेक्शन में। हिस्ट्री 75 मार्क्स का है, ओनली 75 मार्क्स, ये 250 मार्क्स का है, ऐसे 250 मार्क्स का है। ज्योग्राफी 100 मार्क्स का है, अराउंड 85 to 100 मार्क्स। मेंस में ध्यान रखना, मैं मेंस की रणनीति बता रहा हूं, तो आप थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच अपना लो, ठीक से पढ़ लो इस पार्ट को। ये पार्ट ठीक से पढ़ोगे इथिक्स को, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू प्रिपेयर essay paper. All essays are either ethical or philosophical or both. Essays are ethical or philosophical essays. All essays. जितने निबंध हैं या तो नैतिक निबंध हैं या फिलोसफिकल निबंध हैं। ध्यान देना, वो कठिनाई पैदा कर रहा है बहुतों को। बीपीएससी ने भी वही गेम खेल रखा, इथिकल और फिलोसफिकल। लोग पढ़ के गए थे जीएस, कठिनाई पैदा कर लिया, भारी कठिनाई पैदा कर रहा है, तो थोड़ा सतर्क रहो यहां पे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 टेक्निकल टर्म्स: एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपेंशन टू वॉच द वीकर सेक्शन। हेडिंग दे लेना, 4 लोग हेडिंग दे लो। ठीक है, ठीक है, करो अनिल। ठीक है, वेरी गुड। ओके, आगे बोले। ठीक है, देखो हम लोग 3 शब्द पढ़ना है। कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, ध्यान देना, समानुभूति है। दूसरा है सहिष्णुता, टॉलरेंस, और तीसरा है करुणा,
कंपैशन, वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग, कमजोर वर्गों के प्रति, कमजोर वर्ग। टेक्निकल टर्म है 3, इसका अनुवाद ध्यान रखना, इसका मतलब है इम्पैथी, एंड इम्पैथी इज नॉट आइडेंटिकल टू सिंपैथी। सिंपैथी अलग है, इम्पैथी अलग है, थोड़ा ओवरलैपिंग है, बट इम्पैथी इज मोर वाइडर देन सिंपैथी, ज्यादा बड़ी अवधारणा है, वाइडर कॉन्सेप्ट है कंपेयर टू सिंपैथी। अंतर देख लेंगे अभी। दूसरा है सहिष्णुता, टॉलरेंस, एंड थर्ड वन इज करुणा, और लिखा हुआ है कमजोर वर्ग के प्रति। तो ध्यान देना कैसे इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, ओके। देखो, पढ़ाई करते वक्त थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक हो जाना चाहिए, इससे पढ़ाई बोझिल नहीं होती है, थोड़ा आनंद आनंद उसमें आता रहता है। पढ़ाई में आनंद क्रिएट करो, पढ़ाई को बोझिल मत बनाओ। बोझिल बनाओगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, और पढ़ाई करते वक्त कभी कभी मुस्कुरा रहे हो, थोड़ा बहुत ठाकेबाजी भी कर रहे हो, तो पढ़ाई में आनंद आने लगेगा, तो पढ़ाई करके थकोगे नहीं। ये एफर्ट होना चाहिए, लर्निंग विथ फन, थोड़ा बहुत उसमें फन हो। आप भटक के तीसरी जगह मत जाओ, थोड़ा गए भी तो तुरंत वापस आ गए, विषय वस्तु पे लगातार बने हुए हो। ये आवश्यक होता है पढ़ाई करने, तो फिर तो आप 10 घंटा पढ़ सकते हो, और बिना थोड़ा बहुत उसमें ह्यूमर क्रिएट किए बिना पढ़ोगे ना, थक जाओगे। तो पढ़ाई करने का एक ऐसा ढंग रखो, बीच बीच में थोड़ा मुस्कुरा रहे हो, थोड़ा हंस रहे हो, पढ़ाई भी जारी है, लग गया समझ में आ जाए तो बड़ा खुश हो जाओ कि यार मजा आ गया, आज तो मैंने इस पेपर को निपटा दिया है। ऐसा भाव जागृत होना चाहिए। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यदि देखोगे तो प्रस्तावना में एक शब्द है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू सी द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वन टेक्निकल टर्म इज प्रेस्क्राइब्ड, दैट इज नोन एज फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। आईएएस में पिछले कुछ वर्षों में हमारी प्रस्तावना में जो शब्द वर्णित हैं, एक एक करके शब्दों को उठा उठा के सवाल पूछ रहा है। एक बार उन लोगों ने पूछ लिया, 2 बार पूछ लिया है पंथ निरपेक्षता पे इन द लास्ट 10 ईयर्स। जीएस सेकेंड पेपर में पूछा है, ध्यान रखना, यहां नहीं, जीएस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटी में 2 बार पूछ लिया प्रस्तावना पे। एक बार आ चुका है समाजवादी लोकतंत्र पे, लोकतांत्रिक समाजवाद पे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे। एक बार उन्होंने पूछ लिया गणतंत्र का मतलब बताओ, रिपब्लिक, व्हाट डू मीन बाय रिपब्लिक। आईएएस में सवाल आ चुका है, 2-3 साल पहले सवाल था, रिपब्लिक का मीनिंग बताओ। प्रस्तावना में ऐसी चीजें आई हैं, बोलो। एक प्रस्तावना में एक और शब्द है बंधुत्व, हो सकता है मतलब पूछ ले, व्हाट डू मीन बाय बंधुत्व, जरा बताओ बंधुत्व का मतलब क्या है। बंधुत्व का मतलब बताओ। बंधुत्व, हम इस सिलेबस को, अपने सिलेबस में लिखना है कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। हम इसको कनेक्ट कर दें, इस टॉपिक को बंधुत्व से, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बंधुत्व का मतलब बताओ। व्हाट डू मीन बाय बंधुत्व? आपसी भाईचारा, वर्षा अरोड़ा। मेल मिलाप से रहना, विक्रम यादव। बिल्कुल सही। जो इधर में तो इतनी रफ्तार है कि पढ़ ही नहीं पाएंगे हम। भाईचारा, भाईचारा लिख रहे हैं, भाईचारा होता है, बिल्कुल ठीक है। सोशल कैपिटल, ठीक है। भाईचारा बहुत लोगों ने लिख दिया, भाईचारा। अब मान लो बंधुत्व पूछ ले, बंधुत्व का आशय क्या है? अब बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, सरकार क्या क्या कर रही है?
या बंधुत्व क्या है, इसको बढ़ाने में इन तीनों की भूमिका बताइए। समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा की बात बताइए। तो बंधुत्व क्या है, तो लिखोगे बंधुत्व का आशय है भाईचारा। हो गया उत्तर, एक लाइन में निपट गए। लिखना होगा 4 लाइन, और 4 लाइन लिखने में तो बहुतों को परेशानी शुरू हो जाएगी। ये भाईचारा क्या होता है, ये तो बड़ा आसान है। भाईचारा, बंधुत्व, दैट इज नोन एज फ्रेटर्निटी। बंधुत्व का भाव यह है, ध्यान रखना, लिखा हुआ है हम भारत के लोग। भारत को जो प्रस्तावना पूरा पढ़ोगे तो वहां लास्ट से पहले बंधुत्व शब्द आता है। ये बंधुत्व शब्द आता है। बंधुत्व शब्द भाईचारे को बताता है, नो डाउट अबाउट इट। बट और विस्तार कैसे दोगे? विस्तार दोगे कि हम सारे, भाईचारे का संदर्भ आ जाएगा, हम सारे लोग भारत भूमि की संतान है। किसकी संतान है? भारत भूमि। हम सारे लोग भारत भूमि की संतान है, तो एक परिवार के समान है, क्योंकि हमारी सबकी पैदाइश इसी भारत की भूमि पे हुई है। इस रूप में हम एक परिवार के समान है। वी ऑल आर जस्ट लाइक ए फैमिली, क्योंकि हम लोग की जन्म स्थली एक जगह पे है, भारत। और अगर परिवार की भांति है और परिवार में कोई व्यक्ति कमजोर हो जाए, कोई गरीब हो जाए, कोई थोड़ा असहाय हो जाए, असहाय हो, गरीब हो, कमजोर हो, तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है? बोलो। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसके दुख दर्द को समझिए, उसको थोड़ा बहुत मदद कीजिए, उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तब ना भाईचारा होगा। और आपको लगता है कि ये तो आदमी बोझ है, ये तो आदमी गरीब है, असहाय, इसको हटा के खत्म करते हैं, किल, एलिमिनेट, तो भाईचारा कहां रहा? आप इसके भी अस्तित्व को एक्सेप्ट कर रहे हो कि इनका भी अस्तित्व है, और थोड़ा इनको मदद कर रहे हो, तब ना कहा जाएगा बंधुत्व है आपके भीतर। Then only we can accept, yes, you have fraternity, such kind of ideals in your mind. Yes or no? समाज में कई लोग जो हैं, जैसे दिव्यांग हैं, समाज में परिवार है, हो सकता है कोई दिव्यांग हो, उसमें कमजोर हो, असहाय हो, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके प्रति भी हमारे, उनके दुख दर्द को हमें समझना चाहिए, आगे बढ़कर उनको मदद करना चाहिए। यह है बंधुत्व का वास्तविक आशय। वास्तव में सेंस यहां तक जाएगा, हमें उनके प्रति समानुभूति रखनी चाहिए। मान लो जो व्यक्ति गरीब है, कमजोर, असहाय या दिव्यांग है, और आपके विचार से अलग उसका विचार है, आपके रिलीजन से अलग उसका रिलीजन है, आपकी जाति से अलग उसका जाति है, मगर वो सब भारत भूमि की संतान है। भारत भूमि की संतान है तो वो परिवार एक तरीके से है। और परिवार में कोई किसी कारण से कमजोर हो गया है, तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम उसके दुख दर्द को समझें, उसके प्रति सहिष्णुता का भाव रखें। ऐसा नहीं कि आपसे उसका भिन्न विचार है तो अरे ये जिंदा रहने का अधिकार, इसको खत्म करो। यू मस्ट हैव टॉलरेंस रिगार्डिंग दैट ग्रुप। कंपैशन होना चाहिए, उनका जाति धर्म से ऊपर उठकर उसका सपोर्ट करना चाहिए। ये सुनो, बोलो। ध्यान रखना कि एक प्रशासनिक अधिकारी को बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, और रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक प्रशासनिक अधिकारी को कानून के अनुसार, नियम के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार, गाइडलाइंस के अनुसार काम करना होता है। बोलो सारे लोग, ये सुनो। एक प्रशासनिक अधिकारी को काम तो नियम और कानून के अनुसार करना चाहिए, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वह यंत्रवत व्यवहार करे, मैकेनिकल हो जाए। जैसे पंखा क्या है, मान लो जैसे पंखे से आप तुलना करो, हमने पंखे को एक फिक्स स्पीड पे बांध दिया कि 5 पे इतनी स्पीड से चलेगा, 4 पे थोड़ा कम, 3 पे थोड़ा धीरे धीरे, 1 पे हमने फिक्स कर दिया। मैकेनिकल है। आप पंखे की डेली सेवा करो और किसी दिन गलती करोगे ना, अंगुली काट देगा। एक दिन भी गलती से अंगुली
तो उसके अंदर कोई दया करुणा प्रेम तो नहीं है ना पंखे के प्रति। वो विशुद्ध रूप से रूल के अनुसार चलता है। आपने जो फिक्स किया है ना, जो गति, उसी गति पे काम करेगा। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ऑल्दो वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज, वी हैव टू फॉलो लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस एक्सेट्रा, बट इट डजंट मीन दैट कि वी शुड एक्ट मैकेनिकली। हम लोगों को यंत्रवत व्यवहार नहीं करना चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हमें दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए। हमें दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए। इस पे आईएएस में सवाल पूछा है और जटिल सवाल पूछा है। वहां पे इसी लाइन को लिखना है कि प्रशासनिक अधिकारी को नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार काम करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वो निष्ठुर हो जाए, एकदम रिजिड हो जाए कि नहीं मैं तो ऑलवेज आई विल फॉलो रूल्स, ऑलवेज आई विल फॉलो regulations and guidelines. We all are human beings. We must have empathy, tolerance and compassion towards weaker section of our society. हमें कमजोर वर्गों के प्रति दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, समानुभूति रखनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, इस पे सवाल आ चुका है। मान लो आप बाइक से जा रहे हो, इमेजिन करना बाइक से जा रहे हो और आपके पास एक ही हेलमेट है और आप रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में किनारे यहां कोई घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है और आप बाइक से जा रहे हो और आपके पास हेलमेट एक है जिसको आपने यूज कर रखा है। आप इस घायल व्यक्ति को अपने बाइक पे बैठाकर अगर हॉस्पिटल पहुंचा देते हो, बिना बाइक के चलना नियम का उल्लंघन है। इट मीन्स यू आर गोइंग टू वायलेट रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस। सो आपने रूल्स का तो उल्लंघन कर दिया। बिना हेलमेट के बाइक पे कैसे बैठा लोगे? मनाही है, फाइन लग जाएगा। तो आपने नियम का उल्लंघन किया, परंतु आपके इस काम को मोरली, नैतिक दृष्टिकोण से कहा जाए, यू हैव डन राइट डीड्स, आपने उचित काम किया। हो सकता है आपको पुरस्कार मिल जाए। यस, वेरी गुड। तो नियम का, कानून का हमें लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी को बात को गौर से सुनना, नोटिंग कर लेना। एक प्रशासनिक अधिकारी को सामान्यतः, जनरली, नियम और कानून के अनुसार काम करना चाहिए। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वह यंत्रवत व्यवहार करे। उसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसमें कुछ सेंसिबिलिटी हो रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। उसमें मानव की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। मशीन न बन जाए कि नहीं मुझे तो हमेशा कानून के अनुसार ही काम करना है, हमेशा नियम के अनुसार ही काम करना है। कभी कभी, समटाइम्स, इफ पर्पज इज वेरी गुड, समटाइम्स इवन एम इज वेरी गुड, एम मीन्स पब्लिक वेलफेयर, ऐसा एम हो, देन it is possible to violate rules, regulations, guidelines and laws also, and it may be accepted as right. हम उसको सही मानेंगे। जैसे बाइक से जा रहे हैं, घायल व्यक्ति है, उठा के बिना हेलमेट पहुंचाए हॉस्पिटल पहुंचाए, ये नियम के दृष्टिकोण से गलत, कानून के दृष्टिकोण से गलत, नैतिक दृष्टिकोण से उचित, अच्छा काम किया। आईएएस में सवाल पूछा जा चुका है, बोला कि उदाहरण देकर बताइए ऐसा काम जो कानून के दृष्टिकोण से गलत हो और नैतिक दृष्टिकोण से सही हो। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को लिख दो। एक्सलेंट एग्जाम्पल है, ब्रिलियंट एग्जाम्पल है, सटीक एग्जाम्पल है। घायल, आप कहो कि मैं तो नियम का पाबंद आदमी हूं, मैं तो काम हमेशा नियम से करूंगा। तो नियम तो कहता है कि हमेशा हेलमेट पहन के बैठो,
तो फिर तो आप इस घायल व्यक्ति की मदद नहीं करोगे, मरने दोगे। अगर नियम के आप सख्त पाबंद हो तो आपके अंदर उनके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। घायल व्यक्ति है ना, आपको उसका दुख दर्द समझना चाहिए, और उसके दुख दर्द को समझोगे तो मदद करोगे। इट शुड बी क्लियर। बिल्कुल। कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। कोई है क्या, कोई प्रश्न ऐसा अद्भुत टाइप का? वर्षा अरोड़ा बोलने कि हमारे यहाँ के डीएम परफेक्ट है, वेरी गुड। यस, मयंक यादव बोल रहे हैं कि वी शुड इन प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्शंस यू शुड टेक केयर ऑफ पब्लिक ऑल्सो, पब्लिक इंटरेस्ट। ये सुनो, तो हमेशा हमेशा रूल्स और रेगुलेशन को वायलेट नहीं करना है। समटाइम्स, कभी कभी कर सकते हो, नॉट ऑलवेज। इट शुड बी क्लियर। बोलो। अभी राकेश कुमार मंझी लेटरल एंट्री बाद में बता देंगे, अभी नहीं, बाद में पूछ लोगे, बता। अभी जो मैंने बोला वो समझ में आ गया? बोलो, इज इट क्लियर? सारे लोग बोल लो एक बार कि क्लियर है। ये बंधुत्व होता है, प्रशासनिक अधिकारी में बंधुत्व का भाव होना चाहिए। और बंधुत्व रहेगा कब? जब उसके अंदर बंधुत्व कब होगा? जब प्रशासनिक अधिकारी में कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति हो, सहिष्णुता हो, करुणा हो, तो उसमें बंधुत्व आ जाएगा। ये तुरंत आएगा उसके भीतर, वो सपोर्ट करेगा उसको। तो हम इस टॉपिक को बंधुत्व से जोड़ेंगे। दैट इज डिस्कस्ड इन द टर्म विच इज डिस्कस्ड इन आवर प्रेम्बल। प्रेम्बल को तो रट डालो, और कभी भी पूछ सकता है बंधुत्व का आशय बताइए, तो कई लोगों को ऊपर से निकल जाएगा। एक लाइन लिखेंगे बंधुत्व का आशय होते भाईचारा, उसके आगे क्या लिखोगे? भाईचारे का मतलब क्या है? हम सारे लोग भारत भूमि की संतान हैं। तो भारत भूमि की संतान है तो एक परिवार है, और किन्हीं कारणों से परिवार में कोई व्यक्ति कमजोर हो जाए, असहाय हो जाए, दिव्यांग हो जाए, थोड़ा कमजोर पड़ जाए, तो ड्यूटी क्या है? आप उसके दुख दर्द को समझिए, उसके प्रति बंधुत्व का भाव रखिए, उसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। दिस इज नोन एज फ्रेटर्निटी। 5 लाइन खींच के लिख दोगे, परफेक्ट हो जाएगा। एक लाइन नहीं तो कंप्लीट लिखने में दिक्कत हो जाएगी। बंधुत्व का आशय भाईचारा, स्टॉप, फुल स्टॉप। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद मामला खत्म। और मैंने कहा ना बार बार, यूपीएससी में सेकंड पेपर में, जीएस सेकंड पेपर में प्रेम्बल में जो वर्ड्स आए हैं उस पर सवाल पूछा जा रहा है। आपको समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, इस सबको ठीक से पढ़ लेना चाहिए। इतनी जगह यूज हो रहा है प्रेम्बल, हर एक साल निबंध में यूज कर रहे हो। जहां मौका मिले वहां भारतीय संविधान की प्रस्तावना उठाकर ठोक दो। इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें ही हैं वहां पर। कितनी अच्छी बात है, समानता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, बंधुत्व हो, पंथ निरपेक्षता हो, समाजवाद हो, लोकतंत्र हो। अब क्या चाहिए? इतनी अच्छी अच्छी बातें। दीज आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक मूल्य है यही। अब हम लोग पहले टॉपिक पे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग जोड़ेंगे बंधुत्व से। पहला टॉपिक लिख लो, समानुभूति। लिखो आप, समानुभूति।
समानुभूति, ठीक है। बिट्टू शर्मा पूछ रहे हैं व्हाट्स द डिफरेंस मर्सी एंड कॉम्पैशन। अभी समझ लोगे। अब तुम कॉम्पैशन पे सवाल पूछ रहे हो इस वाले पे, ये दोनों क्लियर हो गया क्या कि इस पे सवाल पूछ रहे हो? मैं इसी को शुरू कर दूं। एक दया और करुणा में अंतर है। करुणा ज्यादा बड़ा टर्म है, ज्यादा बड़ी अवधारणा है, बिगर देन मर्सी। दया मत दिखाओ, करुणा रखो, लोगों के प्रति करुणा रखो। दया सेलेक्टिव हो सकती है। अपनी जाति वाले को देखते हो तो दया आएगी इसकी मदद कर दें। अपने धर्म वाले को देखते हो कि मेरे टाइप में भी धर्म, मेरा ही धर्म वाला है, दया आ जाएगी, कमजोर है, दान दे दोगे, सहानुभूति जता दोगे। करुणा होगी ना, कोई भेदभाव नहीं, कि कोई हो आदमी, मदद करोगे। करुणा वाइडर देन मर्सी एंड दया एक्सेट्रा। पला लिखोगे समानुभूति। समानुभूति को दो भागों में बांट लो। सम अनुभूति, सम अनुभूति मतलब समान अनुभूति, इसको हम परानुभूति कहते हैं। समानुभूति या ऑब्लिक परानुभूति। पर प्लस अनुभूति नोन एज इम्पैथी, नॉट पर मतलब दूसरा, अनुभूति मतलब अनुभूति। तो आप यूज करोगे ईदर द टर्म समानुभूति इन हिंदी और परानुभूति, बोथ आर सेम। इन इंग्लिश द टर्म इज यूज विच इज यूज फॉर परानुभूति इज EMPATHY, नॉट सिंपैथी, इम्पैथी। क्या लिखोगे? इम्पैथी। बिल्कुल बंधुत्व रहेगा तो प्रेम आएगा। गौरव कुमार ठीक लिख रहे हो। प्रेम, प्रेम करो, वेरी गुड। ध्यान देना। तो सम अनुभूति, समान अनुभूति या पद अनुभूति, जैसे दूसरों को अनुभूति हो रही है वो अनुभूति आपको भी होने लगे तो हम उसे परानुभूति कहेंगे। कई बार मान लो आप किसी मित्र के पास जा रहे हो, मित्र कष्ट में है, और मित्र को कष्ट में देखकर यदि आप भी कष्ट की अनुभूति कर रहे हो तो कहा जाएगा आपके भीतर परानुभूति की भावना है। कई लोग सहानुभूति जताने आते हैं। सहानुभूति जो है ना वन साइडेड होती है। सहानुभूति, इट इज कॉल्ड सिंपैथी। ये भी अच्छी चीज है। सिंपैथी इज गुड बट दिस इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन आवर सिलेबस। इन आवर सिलेबस द टर्म इम्पैथी, EMPATHY। कोई भिखारी आया, आपने देखा वाला गरीब है, 10 का सिक्का उठा के डाला, आपने सहानुभूति जता दी, आपने उसके दुख दर्द को महसूस नहीं किया। परानुभूति में हम समान अनुभूति करते हैं। अगर सामने वाला दर्द में है ना तो आप भी दर्द को फील करते हो, लाइक अदर। दूसरा व्यक्ति दर्द में है तो आप भी दर्द को फील करोगे। सम अनुभूति, समान अनुभूति। इट इज वाइडर देन द टर्म सिंपैथी। सिंपैथी वन साइडेड होती है। आप केवल अपने को कूल डाउन करने के लिए दान दे देते हो। कई बार मान लो आप कष्ट में हो, कई ऐसे आपके मित्र आएंगे ना, रास्ते में हंसी ठाकेबाजी करके आता है, फोन से आता है, और आपके पास आके थोड़ी सहानुभूति जता के चला जाएगा। आपके दर्द को फील नहीं करेगा। आप बहुत कष्ट में हो मगर जाते ही फिर से वो हंसी ठिठोली उसकी शुरू है। और कुछ आपके मित्र ऐसे होंगे कि अगर आप दर्द में हो ना, सामने वाला भी दर्द फील करता है, उसको लगता है कि मेरा मित्र दर्द कष्ट में है, वो भी कष्ट को महसूस करता है। तो हम कहते हैं इसके अंदर इम्पैथी का भाव है। हमें दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए, फील करना चाहिए। आप दूसरों के समान अनुभूति अगर आपको हो तो हम कहेंगे दैट इज नोन एज इम्पैथी। इट इज नोन एज इम्पैथी।
इट इज नोन एज इम्पैथी। क्या लिखोगे? इट इज नोन एज इम्पैथी। समझ में आ जाना चाहिए। आप देखोगे कई बार, आप कोई मान लो कोई आपका केस हो, आप बहुत परेशान हो और परेशानी की हालत में चले गए थाने में, और आप वहां पे रिपोर्ट लिखा रहे हो कि देखिए मेरे साथ ये घटना घट गई है। पता चल जो लिखने वाला है वो फोन पे ठाकेबाजी कर रहा है। आप उदास हो बैठे हो, आपके जीवन में बड़ा कष्ट आ गया है, कोई कठिनाई आ गई है। संभव है, जीवन में ऐसी चीजें कभी ना कभी किसी न किसी के साथ होती रहती हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। और सामने वाला आपके दुख दर्द को समझने के लिए रेडी नहीं है, वो तो ठाकेबाजी कर रहा है फोन पे। फोन पे बात भी कर रहा है, बोल भी रहा है, ठीक है बोलो अपनी बात, बोलो क्या है, उसको नोट करते जा रहा है। अगर आपके दुख दर्द को वो फील नहीं कर रहा है तो एक्ट कैसे करेगा? और फिर प्रॉपर एक्शन भी नहीं लेगा। एक प्रशासनिक अधिकारी को आम जनता के दुख दर्द को फील करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। इट इज नोन एज इम्पैथी। EMPATHY। जैसे एग्जाम्पल देखो, आप सब डिटेल में लिखा हुआ है प्रिंटेड नोट्स में, वहां से आप समझ लो। यहां पे वहां से मान लो आप IAS ऑफिसर हो, कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं IAS ऑफिसर को। कोई गांव से 20 किलोमीटर दूर से कोई काम के लिए आपके पास आया है, छोटा सा उसका काम है, वो हो सकता है 2 घंटे में आया हो आपके पास, 2 घंटे पैदल भी चला हो। कई सारे गांवों से अभी भी कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, और आने के बाद आपने एक झटके में कर दिया कि जाओ कल आना। दूसरे दिन फिर वो गांव से चला है, पैदल चल रहा है, 2 घंटे वर्क किया, फिर आपके पास पहुंचा, आपने दूसरे दिन फिर उसको भेज दिया। इट मीन्स कि है आपके पास इंपैथी नहीं है। दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवॉइड ऑफ इंपैथी, अनएबल टू फील द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसको समझना चाहिए कि 2 घंटे बड़ा दुख दर्द में आया है, थोड़ा सा हमारा ध्यान जो है ना, हम थोड़ा सा वर्क कर देंगे तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कई बार अधिकारी सामने वाले को दुख दर्द को समझते ही नहीं है। सब नहीं, बहुत सारे अधिकारी इंपैथी रखते हैं, ज्यादातर अधिकारियों के पास है। वो कुछ तो ऐसे मिलेंगे ना रिजिड, सीधा बोलेगा जाओ कल आना, 2 दिन के बाद आना, अभी समय नहीं है। लग जाता है कमजोर है, वृद्ध टाइप का कोई व्यक्ति है, उसको टरका देगा, कहेगा जाओ 3 दिन के बाद आना, फिर टरका देगा। इट मीन्स कि उसके भीतर परानुभूति या समानुभूति नहीं है। इंपैथी होनी चाहिए। अब मैं एक प्रोग्राम बता रहा हूं, राजस्थान सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया, प्रशासन गांवों के साथ, प्रशासन गांव के साथ, पूरा प्रशासनिक अमले को लेकर गांव में आ जाओ, गांव में कैंप लगाएंगे और जनता की समस्या को गांव में ही सॉल्व करेंगे, घर पर ही सॉल्व करेंगे। अब मान लो IAS IPS ऑफिसर से पहुंच गए हैं गांव में, तो गांव में जाने के बाद लगा 3 घंटा, वहीं पे कैंप लगाए हुए, ना ठीक से खाने पीने की सुविधा है, ना जाने की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है, पैदल जा रहे हैं, वो भी 1 घंटे तक चल रहे हैं। तो उनको दुख दर्द फील होगा ना कि इस गांव में कितने लोग प्रॉब्लम में रहते होंगे। तो जस्ट टू प्रमोट एम्पैथी इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, such kind of programs and policies are launched by different governments. प्रशासन गांव की ओर, इसका लक्ष्य प्रशासनिक अधिकारियों में इंपैथी आए, वो गांव के लोगों की समस्याओं को फील करे। एग्जाम्पल कोट करोगे, प्रशासन गांव की ओर, प्रशासन आपके द्वार योजना है, आप प्रशासन आपके द्वार, भटको मत, परेशान मत हो, हम आपका दुख दर्द समझ रहे हैं, मैं ही आपके घर आ रहा हूं, आपके प्रॉब्लम को घर बैठे सॉल्व कर देंगे। तो सरकार कई बार प्रशासनिक अधिकारियों में समानुभूति की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए सच काइंड ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स आर इंप्लीमेंटेड जस्ट टू प्रमोट एम्पैथी इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। बोलो। हाँ, जिस प्रकार प्रभु भगवान ने उनके दुख दर्द को समझा था, तो यहां ना
एग्जाम्पल आप प्रैक्टिकल देना, वो धर्म ग्रंथों का एग्जाम्पल नहीं देना है, ध्यान देना। आप एग्जाम्पल दो, जैसे प्रशासन आपके द्वार योजना, प्रशासन गांव के संग योजना, थ्रू सच काइंड ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? इंपैथी को प्रमोट कर रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी लोगों के दुख दर्द को समझें, फील करें। सो आप कोट इन प्रोग्राम्स को करोगे, बजाय कि कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर से आप कोई पॉइंट निकालोगे, वो अच्छी बात है, नो डाउट अबाउट इट, बट यू हैव नॉट टू कोट, यू हैव नॉट टू राइट। इसको राइट करोगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने जा रहे हो, तो कुछ अच्छी चीजों को, आप ऐसी चीजों को डालोगे तो बेहतर होगा। डिंपल भाटी ये लिख रहे हैं, टीना ढाबी गांव में भी आती हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है, उन्हीं से मुलाकात कर लेना आप। ठीक है, अलग अलग जगहों पे है। राजेश्वरी लिख रही है महाराष्ट्र में है सर, महाराष्ट्र में, बिहार में, राजस्थान में, कई स्टेट्स में ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं जिसके माध्यम से हम अधिकारियों में कंपैशन की भावना को, ये एम्पैथी की भावना को प्रमोट करते हैं। इसमें जब व्हेन यू विल राइट परानुभूति, परानुभूति जब लिखना हो तो लिखोगे दूसरों के दुख दर्द को फील करना परानुभूति है। दूसरों के समान अनुभूति यदि आपको भी हो रही है तो ये परानुभूति है, परानुभूति, इंपैथी। और जब लिखना होगा तो आप एक गांधी जी का भजन लिख सकते हो। गांधी जी एक भजन सुनते थे, जो नरसिंह दास मेहता ने वो लिखा था भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। इस लाइन में ना, इस भजन में परानुभूति का ही भाव छुपा हुआ है। सीधे इस लाइन को लिखोगे, गांधी जी का जो भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने दे। वैष्णव जन का मतलब श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ जन वह है जो दूसरों के दुख दर्द को समझे। यही तो परानुभूति है। जब परानुभूति लिखोगे तो इस लाइन को लिख देना। गांधी के द्वारा सुना जाने वाला भजन क्या था? भजन वैष्णव जन, प्रिंटेड नोट्स में है, तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। अब गांधी जी के समाधि पे जाओगे तो अभी भी ये भजन बजता रहता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति वही है जो दूसरों के दुख दर्द को समझे। जब तक समझोगे नहीं, फील नहीं करोगे, उसका ठीक से निदान नहीं करोगे। इस लाइन में ये जो परानुभूति का भाव स्पष्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? बिल्कुल, अनिल ने ठीक लिख दिया। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने दे। इस एग्जाम्पल को लिखो, अच्छी बात है। नीरज साव लिख रहे हैं दुहारे सोकार। आप लिख देना। अब पश्चिम बंगाल सरकार का कौन सा कार्यक्रम है मुझे पता नहीं है, तो जो वहां ऐसा कोई कार्यक्रम हो तो आप लिखोगे, और अगर राष्ट्रीय स्तर पे कोई कार्यक्रम हो तो ज्यादा अच्छा है। वो तो प्रांत स्तर पे हो गया ना। बिल्कुल, डिंपल भाटी, गांधी जी का एग्जाम्पल तो जहां मौका मिले वहीं लगा दो। जहां कुछ नहीं समझ में आ रहा है वहां गांधी को लेते आओ। गांधी ऐसे हैं जो सर्वव्यापी हैं। आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हो, कोई भी निबंध लिख रहे हो, तो वहां पे गांधी को लेते आओ। गांधी ने सब अच्छी अच्छी बातें बोल रखी हैं, अच्छी अच्छी बातें। कोई भी अच्छा लाइन लिखो और बोलो गांधी ने यह बात कही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई एक अच्छा सा एक लाइन लिख के बताओ, डिंपल अरोड़ा, एक लाइन अच्छा लिख के बताओ जरा।
वर्षा अरोड़ा, डिम्पल भाटी, मयंक यादव, इसमें कार्ल मार्क्स में है, कार्ल मार्क्स भी है इसमें, देखो ये। अरे उधर में मत जाओ ना, दुबारे सरकार, अब प्रशासन आपके द्वारा योजना लिख देना। कोई एक लाइन अच्छा सा बताओ। विक्रम यादव, श्रद्धा का भाव दूसरों के प्रति ये परानुभूति नहीं है, ध्यान रखना, श्रद्धा अलग चीज है। कोई भी अच्छा लाइन लिखो कि हमें बड़े बुजुर्गों की अच्छी बातों को जीवन में उतारना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा है। कुछ भी अच्छी बात लिखो, लिख दो गांधी ने कहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी, किसने कहा? गांधी ने कहा है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, किसने कहा? गांधी ने कहा। सारी अच्छी अच्छी बातें गांधी ने बोल रखी है। तो कोई दो लाइन लिखो, अच्छी सी बात बोलो कि ऐसा गांधी जी ने कहा है, कोई दिक्कत है? कोई अच्छी बात लिख दोगे ना, वो गांधी से आ जाता है, टच हो जाता है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए, गांधी जी ने ऐसा कहा है। वो यही तो कर रहे हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने दे, वो तो खुद ही भजन गाते थे। अरे फिलोसफर, मैं जो बोल रहा हूं, दो लाइन अच्छा लिखने में दिक्कत है क्या? अभी मैं कहूं दो लाइन गलत लिखो, धड़ाधड़ लिख दोगे, दुनिया मन का गलत लाइन लिख दोगे। यहां मैं बोल रहा हूं एक लाइन अच्छा सा लिखो, एक लाइन लिखने में दिक्कत है। एक बढ़िया लाइन लिखो और लाइन लिखने के बाद लगा देना ऐसा गांधी जी ने कहा है, अपनी बात हटा देना, अपने से अच्छी बात लिखो। मतलब झूठ को श्रेय उनको दे दे। गौरव कुमार, दिल पे मत लो, झूठ तो नहीं लिख रहे हो, अच्छी बात लिख रहे हो ना। गौरव कुमार दिल पे ले लिया कि मैं अपनी बात को कैसे उनको पर लगा दूं। कुछ भी अच्छी बात बोलो तो, ये नहीं, अच्छी बात लिख नहीं रहा है, कह रहा है कि झूठ का श्रेय मैं गांधी को कैसे दे दूं। अरे जो भी अच्छी बात बोलोगे उससे मिलती जुलती बात गांधी ने बोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी अच्छी एक लाइन अच्छा बात लिखो ना। मानवता मनुष्य का धर्म है, ऐसा गांधी जी ने कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अनिल लिख रहे हैं, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्या दिक्कत है? ऐसा किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। और वो दिल पे लिया हुआ है कि सर मैं अपनी बात को गांधी पे कैसे लगाऊंगा, ये तो झूठ हो जाएगा। इतना इमोशनल मत हो जाओ। इमोशनल हो गया है कि सर ये तो बहुत गलत बात है कि मैं अपनी बात को गांधी से जोड़ दूं। अगर अपनी बात अच्छी है ना तो गांधी से जोड़ो, अच्छी बात, बुरी बात नहीं है। अभी देख लेंगे इंपैथी और सिंपैथी में अंतर। सिंपैथी में हम दूसरों के दुख दर्द को फील नहीं करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, अरे अच्छी बात लिख के लिखोगे ना तो हो जाएगा। अब इतना मेरे बोलने के बाद भी दिमाग खुल नहीं रहा है तो फिर अलग से फिर उपाय लगाना पड़ेगा। खुले दिमाग से काम करना है, ठीक है? अब इसको दिल पे मत ले लो। कई लोग दिल पे लेके बैठ गए कि मैं सर अपनी बात को क्यों लिखूंगा, तो कई बार ना लिखते लिखते कलम बंद हो जाती है, तो वहां गांधी को याद करोगे, 4 लाइन फिर लिख लोगे। और नहीं तो बैठ के सोचते रहना। मैं तो उपाय बता रहा हूं, स्पेशली ये लागू होता है निबंध लिखते वक्त। अभी पढ़े नहीं हो ना, इसलिए थोड़ी कठिनाई फील कर रहे हो। इज इट क्लियर? हमें दूसरों का कष्ट समझना चाहिए, दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। किसने कहा? गांधी ने कहा। अच्छी बात है, अच्छी बात, ठीक है। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, हमें स्वच्छता को बढ़ावा देना चाहिए। गांधी ने ऐसी बात कही है। गांधी स्वच्छता के बड़े पुजारी थे, आश्रम को अपने से झाड़ू लगाते थे गांधी जी।
ठीक है ना, आगे बोलते हैं। इसकी मुख्य तो हम बोलेंगे समानुभूति। एक मिनट, समानुभूति व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह दूसरों की मन स्थिति को समझता है, उनके दुख दर्द को महसूस करता है, और जब ऐसा करेगा तो आगे चलकर उसके निदान का भी उपाय निकालेगा। बट प्रधान है कि वो दूसरों के दुख दर्द को समझता है, उनके फीलिंग्स को एसोसिएट कर सकता है अपने साथ साथ। ऐसी बात, ये मनुष्य की एक क्षमता है। और समानुभूति जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का भी एक पार्ट बनता है, ध्यान रखना। शेष पक्षों को हम लोग कल देखेंगे। इज इट क्लियर? हमें सत्य और अहिंसा के साथ रहना चाहिए, बिल्कुल निरोत्सव। इसमें क्या दिक्कत है? लिखो इसको। इंपैथी में ना विशाल सेठ, इंपैथी में मूल तत्व है कि हमें दूसरों के दुख दर्द को, फीलिंग्स को समझना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी में चूंकि उसका काम जनता की सेवा है, तो जनता के कष्ट को फील करे कि जनता कष्ट में है। जब तक फील नहीं करेगा, ठीक से एक्ट नहीं करेगा। अगर उसको लग गया कि जनता कष्ट में है तो दिन रात एक लगा देगा, बिना खाए पिए जनता की सेवा में लगा रहेगा, इनकी जान बच जाए, बचाने का प्रयास करेगा वो। कब? जब जनता के दुख दर्द को समझे। नहीं समझेगा तो जनता परेशान हो, डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, मर जाए लोग, छोड़ सकता है। उसके अंदर इंपैथी होना चाहिए। टुमारो विल सी द रिमेनिंग पार्ट। हम कल इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। टॉपिक नंबर 3 वी विल बी एबल टू कंप्लीट टुमारो, और कल हम कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेंगे। थैंक यू।